जय हिंद साथियों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश को। मौर्य वंश में सबसे पहले हमने किसे पढ़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? तो 322 से लेकर और 298 ईसा पूर्व यानी बीसी। ठीक है, इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? फिर इनके बाद आता है बिंदुसार। क्या नाम है भैया? बिंदुसार। और बिंदुसार जो है आपका, तो बिंदुसार का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 298 से लेकर और 273 बीसी। ठीक है, 273 बीसी तक क्या है? बिंदुसार का कार्यकाल रहता है। और फिर बिंदुसार के बाद कौन आ जाता है आपका? सम्राट अशोक, यानी अशोक आ जाता है। देखिए, जो बिंदुसार वाला लेक्चर हमने लिया था तो उसमें कुछ छूट गया था, वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, आपसे अगर बिंदुसार का धर्म पूछे, यानी बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है तो ये तो भैया किस धर्म को मानने लगे थे? जैन धर्म को मानने लगे थे, है ना। ऐसे ही जो बिंदुसार है तो बिंदुसार का धर्म कौन सा था? ये आजीवक समुदाय को मानता था। ठीक है, कौन से भैया? आजीवक समुदाय को मानता था। और आजीवक समुदाय के ही कौन थे आपके? पिंगलवत्स। ठीक है, क्या नाम है? पिंगलवत्स। आजीवक समुदाय के पिंगलवत्स को इसने क्या किया था? संरक्षण दिया था। क्या दिया भैया? संरक्षण दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कि कौन से राजा ने आजीवक समुदाय के पिंगलवत्स को संरक्षण दिया था, तो वो आपका कौन हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। और बिंदुसार के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है? अशोक। ठीक है, अशोक जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। और देखिए, अशोक को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यानी अभिलेख किसे कहते हैं, गुहालेख किसे कहते हैं, ताम्रपात्र किसे कहते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अशोक के बारे में। तो देखिए, जो अशोक है तो अशोक का कार्यकाल कब से कब तक है? 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। ठीक है, 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। तो पहले अशोक के परिचय के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि अशोक जो है तो अशोक के पिता का नाम क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, यानी अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार हो जाएगा वो। ठीक है, बिंदुसार। और अशोक की माता कौन है? तो अशोक की माता का नाम है शुभद्रांगी। ठीक है, क्या नाम है भैया? शुभद्रांगी है। और इसके जो भाई हैं, भाई का क्या नाम है? एक भाई है इसका सुसीम। हमें दो भाइयों के बारे में याद रखना है। एक भाई है सुसीम। सुसीम कैसा है? इसका बड़ा भाई है। ठीक है, अशोक का बड़ा भाई कौन है? सुसीम है। और गद्दी पर वास्तव में जो हकदार है ना, गद्दी का जो हकदार था वो सुसीम ही था, क्योंकि राजाओं का जो बड़ा लड़का होता था वही भैया गद्दी पर बैठता था। लेकिन बैठा कौन है? इससे छोटा लड़का अशोक बैठ गया। और एक इसका भाई क्या है, जिसका नाम क्या है? तिष्य है। ठीक है, तिष्य है, इसको भी याद रखना है, तिष्य। देखिए, ये गद्दी पर तो बैठा 273 में, लेकिन इसका जो वास्तविक राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी अगर आप यहां से देखें तो यहां पर 4 सालों का डिफरेंस है। तो इन 4 सालों के बीच में, ठीक है, इन 4 सालों के बीच में जो अशोक है, अशोक ने भैया क्या किया? आपकी जो सिंघली अनुश्रुति है तो सिंघली अनुश्रुति के अनुसार 273 से लेकर 269 ईसा पूर्व के बीच में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। देखिए, सिंघली अनुश्रुति क्या होती है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या है आपका? श्रीलंका है। तो श्रीलंका में, ठीक है, जो कहावतें होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? सिंघली अनुश्रुति बोला जाता है। तो यह ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा बोला गया है कि अशोक ने भैया 273 से लेकर और 269 के बीच में अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अब आप कुछ समझदार हो कि भैया इसके 99 भाई थे ही कहां? ठीक है, थे ही नहीं इसके 99 भाई। तो ये भैया ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में बोला गया है। अब देखिए, गद्दी को लेकर इसका जो संघर्ष हुआ वो किसके साथ हुआ? सुसीम के साथ हुआ। क्योंकि सुसीम कौन है? तो सुसीम बिंदुसार का बड़ा लड़का है और यही क्या है? यही गद्दी पर बैठने वाला था। लेकिन बैठ कौन गया? अशोक बैठ गया। तो गद्दी को लेकर संघर्ष होता है और संघर्ष के चलते क्या होता है? ये अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर देता है। अब ये जो संघर्ष हुआ तो सुसीम की साइड ही कौन था? तिष्य था। लेकिन इसने तिष्य की हत्या नहीं की, इसने तिष्य को क्या किया भैया? छोड़ दिया। ठीक है, याद रखना, छोड़ दिया। वो पूछता है अशोक ने अपने कौन सी भाई की हत्या नहीं की थी, उसको जिंदा छोड़ दिया था, तो वो आपका कौन हो जाएगा? तिष्य हो जाएगा। अब देखिए, चाहे हम अशोक की विजय के बारे में पढ़ें, युद्ध के बारे में पढ़ें या फिर इसकी यात्राओं के बारे में पढ़ें, सभी को हम कहां से काउंट करेंगे? तो इसका जो वास्तविक राज्याभिषेक है 269 ईसा पूर्व, यहां से काउंट करने वाले हैं हम। ठीक है, अब जो अशोक है ना, अशोक के ही हमें क्या है? अन्य नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अशोक के ही क्या है? हमें अन्य नाम देखने को मिलते हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं। जैसे इसका नाम क्या है? अशोक वर्धन। तो अशोक वर्धन इसे भैया किस में बोला गया है? पुराणों में बोला गया है। पुराणों में इसका नाम क्या हम देखने को मिलता है? तो अशोक वर्धन देखने को मिलता है। देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी किसका नाम है? तो अशोक का ही नाम है। और सर्वाधिक बार यही दोनों नाम प्रयुक्त हुए, या तो देवा नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी। तो सर्वाधिक अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक बार
ठीक है, कौन से नाम प्रयुक्त हुए अशोक के लिए, तो वो देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी हो जाएगा। और ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो अभिलेख, इसके जो अभिलेख हैं तो अभिलेखों में सबसे ज्यादा जो इसके नाम देखने को मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, वो आपके देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी मिलते हैं। देखिए बहुत समय तक क्या हुआ, बहुत समय तक जो इतिहासकार है ना वो समझ ही नहीं पाए ये देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी नाम का राजा है कौन सा। फिर क्या होता है, फिर इसी के अभिलेखों में इसका नाम जो अशोक है ना, अशोक नाम ही देखने को मिलता है। वो कहां पर मिलता है, जैसे अशोक है ना, तो अशोक कहां पर इसका नाम देखने को मिलता है, याद रखना आपका मास्की हो गया, ठीक है, मास्की अभिलेख है आपका, गुर्जरा अभिलेख है आपका, मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया आपका, नेट्टूर हो गया, ठीक है, नेट्टूर हो गया आपका, और क्या है, उद्गोलन, ठीक है, कौन सा भैया है, उद्गोलन। तो इनमें भैया इसका क्या नाम देखने को मिलता है, तो अशोक नाम देखने को मिलता है। किस किस में, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलन, इनमें अशोक का अशोक नाम ही देखने को मिलता है। तब इतिहासकारों को पता लगा ये जो देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी है ये भैया किसका नाम है, ये अशोक का ही नाम है। ये अपने आप को बुद्ध शाक्य बोलता था, यानी बुद्ध का चेला बोलता था। करमोली कहां बोला जाता था इसे, तो श्रीलंका में इसे क्या बोला जाता था, करमोली बोला जाता था, ठीक है। करमोली किसका अन्य नाम है, तो वो भैया अशोक का ही अन्य नाम हो जाएगा। चंड अशोक कहां बोला गया है, तो ये इसे बौद्ध ग्रंथों में बोला गया, कहां भैया, बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में इसका क्या नाम देखने को मिलता है हमें, तो चंड अशोक देखने को मिलता है। देखिए हुआ क्या था, जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म क्या दिखाने की कोशिश करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो पहले अशोक था ना, अशोक बहुत क्रूर था, अशोक बहुत अत्याचारी था। लेकिन अशोक ने जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाया तो अशोक क्या है, अशोक बहुत सीधा साधा व्यक्ति बन गया है ना, बहुत सारे ऐसे काम करने लगा जो जनता के हित में थे, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप यहां पर देखो तो ये जो है, ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया कहां का है, ये कलिंग का एरिया हो गया आपका, और ये क्या है, ये इंडिया है अपना। इधर जो आप देखोगे इस साइड में ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर ही आपका क्या पड़ता है, ये अफगानिस्तान हो गया। इधर हिमालय साइड में क्या पड़ता है आपका, तो ये नेपाल हो गया आपका, ठीक है, नेपाल हो गया। इधर मैंने आपको बताया था क्या था, पूर्वी कर्नाटक था। यहां पर आपका क्या है, बंगाल है, ठीक है, यानी बांग्लादेश है आपका ये वाला। तो अगर आप देखो तो जो आपका अशोक है ना, अशोक, तो अशोक ने भैया अभी करेगा कि ये कलिंग को भी जीत लेगा, है ना, कलिंग को भी जीतेगा। अब कलिंग के बाद क्या है, पूरा पाकिस्तान हो गया, इसके कंट्रोल में था। अफगानिस्तान के कुछ हिस्से इसके कंट्रोल में थे। नेपाल हो गया, नेपाल के कुछ जो हिस्से हैं वो भी इसके कंट्रोल में थे, ठीक है। इधर क्या है, इधर आपका बांग्लादेश हो गया, वो भी इसके कंट्रोल में है। अब आप खुद समझिए कि भैया इसके बाद ये कहीं जाएगा, जैसे अगर इसको क्या है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करनी है तो ये इसको क्या है, बीच में समंदर है, समंदर को पार करना होगा, तो ये इसके लिए मुमकिन नहीं है। इधर आपका क्या है, हिंदकुश पर्वत है ना, तो पर्वत को पार करना भी मुश्किल है इसके लिए, है ना। ऐसे हिमालय है, तो हिमालय को भी पार करना क्या है, मुश्किल है इसके लिए। तो इसीलिए इसने क्या किया कि जब ये कलिंग है ना, कलिंग को जीत लेगा तभी अपना माइंड चलाएगा, ठीक है। ये करेगा क्या, एक धर्म स्टार्ट करेगा जिसको क्या बोला जाएगा, धम्म बोला जाएगा, है ना। अशोक ने कौन सा धर्म स्टार्ट किया, धम्म बोला जाएगा। और ये लोगों को बोलेगा भैया ये लालच वगैरह है ना, ये अच्छी चीजें नहीं है, ठीक है, ये अच्छी चीजें नहीं है। एक आपकी इतिहासकार है, वामपंथी इतिहासकार है, नाम क्या है, रोमिला थापर। तो रोमिला थापर बताती हैं कि अशोक के पास अब जीतने के लिए कुछ रहा ही नहीं, है ना, रहा ही नहीं। इसीलिए जो साम्राज्य ये बना रहे, तो उसने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से, है ना, बड़ी ही चालाकी से क्या किया, एक धर्म को चलाया जिसको क्या बोला, धम्म बोला। और धम्म जो है ना, धम्म, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं अशोक के युद्ध। तो अशोक के जो युद्ध है इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जब ये राजा बन गया, है ना, सम्राट बन गया, यानी राजा बन गया, तब इसने कौन सा युद्ध किया। और एक युवराज अवस्था में इसने कहां का अभियान किया, या कहां का युद्ध किया। अभियान भी क्या होता है, एक युद्ध ही होता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं राजा वाला, कलिंग विजय, ठीक है, कलिंग का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का मतलब क्या है कि राज्याभिषेक कब हो रहा है, 269 में। इसमें से 8 क्या है, माइनस कर दो तो कितना आएगा, 261, ठीक है, 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। अब इस युद्ध की विभीषिका देखकर अशोक का मन क्या है, द्रवित हुआ और उसने युद्ध न करने का फैसला लिया। अर्थात ये जो युद्ध है तो इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें आपकी औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, सैनिक भी हैं। और इतना रक्तपात देखकर क्या होता है, जो अशोक है, तो अशोक का मन क्या हुआ, द्रवित हुआ। द्रवित का मतलब क्या है कि अंदर से ना दर्द टाइप का उठा कि इतना रक्तपात देखा, उसने सोचा यार ये ठीक नहीं है, ना, ठीक नहीं है। और वो क्या करता है,
वो युद्ध ना करने का फैसला ले लेता है। अब जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो बताते हैं इसके बाद ये क्या करेगा, बौद्ध धर्म को अपना लेगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध या फिर कलिंग विजय का वर्णन, वो आपसे पूछता है कलिंग युद्ध या फिर कलिंग विजय का वर्णन आपको अशोक के कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? तो याद रखना भैया, कौन से? 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। कौन से? 13वें शिलालेख, ठीक है। जिसका 13वां शिलालेख है, शिलालेख, तो उसमें क्या है, कलिंग विजय या कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को हमें मिलता है। कलिंग की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली थी, ठीक है। क्या हो जाएगी आपकी? तोशाली हो जाएगी। साथ ही साथ क्या है, कलिंग का राजा। तो देखो राजा को लेकर क्या है, विवाद है, कोई बोलता ये है, कोई बोलता ये नहीं है। तो आप नाम याद रखना, नंजराज। यहां से क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, ठीक है। नंजराज था, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि भैया कलिंग का राजा नंजराज था? तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है ना, उससे हमें जानकारी मिलती है कि कलिंग का राजा कौन था, वो आपका नंजराज था। अभियान, युवराज अवस्था में इसने कहां कहां का अभियान किया? तो इसने नेपाल का अभियान किया था, ठीक है, नेपाल का अभियान किया था। साथ ही साथ और किसका किया? खस का किया। ये जो खस है ना, खस को लेकर भी विवाद है। कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं खस कौन से स्थान को बोला गया है ना, कौन से एरिया को खस बोला गया है। और कुछ लोग बोलते हैं जो खस है ये नेपाल में ही एक छोटा सा क्या है, एरिया था, उसी को खस बोला जाता था, जिसे युवराज अवस्था में अशोक ने जीता था। अच्छा, युवराज अवस्था में ये गवर्नर भी रहा था। जैसे अभी आप देखते हो ना, एक मुख्यमंत्री होता है, फिर एक क्या होता है, गवर्नर होता है। तो ऐसे ही इनके उसमें जो था ना, गवर्नर के पास बहुत पावर होती थी। एक प्रकार से गवर्नर ही क्या होता था, सूबे का मुख्यमंत्री होता था। तो ये भैया युवराज अवस्था में कहां का गवर्नर था? तो एक तो आपको हो गया तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला हो गया आपका, और साथ ही साथ क्या है, उज्जैन, ठीक है, तक्षशिला और उज्जैन। तो यहां का कौन था भैया, ये गवर्नर था। वो आपसे पूछता है कि अशोक कहां का गवर्नर था? तो तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था ये, ठीक है, उज्जैन का गवर्नर था। अब आप खुद देखिए कि इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, इस पे कर क्या रहा है, ये जो अशोक है वो राज कर रहा है यहां पर, ठीक है। अब जो बौद्ध ग्रंथ हैं तो वो तो हमें कुछ ऐसा बताते हैं कि नहीं भैया ये सुधर गया था, बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन अगर इतना ही अच्छा हो गया तो फिर इसने कलिंग को वापस क्यों नहीं किया? वापस कर देता उन लोगों को, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपनी विरासत को बचाने के लिए क्या है, अब इसके पास जीतने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये युद्ध करे भी तो किससे करे भैया, है ना। तो ये करेगा क्या, ये धम्म को चलाएगा, एक धर्म चलाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, धम्म बोला जाएगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये जो अशोक है ना, अशोक, तो अशोक का आप साम्राज्य देख रहे हो। भारत में जितने भी राजा हुए, चाहे वो आपके मुगल काल के राजा हों, चाहे वो आपकी दिल्ली सल्तनत हो गई, ठीक है, गुलाम वंश हो गया आपका, कोई भी राजा आप ले लीजिए, इतने बड़े भूभाग पर किसी ने शासन नहीं किया है। सबसे बड़े भूभाग पर शासन करने वाला कौन है? अशोक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सम्राट अशोक भी बोला जाता है।